नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरह से साल 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वह 40 बागी विधायक डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता में आए हुए शिंदे और फडणवीस की सरकार को तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से बार बार यही दावे किए गए हैं कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। और अब हाल ही में शिवसेना सांसद उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत ने एक बड़ी बात कही कि फरवरी तक नहीं देख पाएगा यहाँ पर शिंदे गुट, क्योंकि ये सरकार गिर जाएगी। 16 विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी अपना फैसला सुनाएगा आने वाले वक्त में। फिलहाल देखा जाए तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार शिवसेना का असली मालिक किसे कहा जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों से हटकर बात की जाए यहाँ पर साल 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बारे में, तो साल 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में देखा जाए तो पहले से ही ऐलान कर दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि किसी महिला को भी मुख्यमंत्री के पद पर होना चाहिए और तभी से यहाँ पर अटकलें तेज हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे आने वाले समय में रश्मि ठाकरे को आगे कर सकते हैं। लेकिन रश्मि ठाकरे के साथ साथ यहाँ पर कई महिला नेताओं के नाम भी आगे है। बात यहाँ पर की जाए रश्मि ठाकरे वाहिनी के बारे में, जो यहाँ पर महिला संगठन को वह संभालती हुई नजर आती हैं, तो यहाँ पर महिला नेता सुषमा अंधारे का नाम भी आगे है। साथ ही साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अजीत पवार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बात यहाँ पर की जाए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में, एक वक्त वह भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को लेकर मांग उठना जारी है। अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं एकनाथ शिंदे को लेकर और साथ ही साथ यहां पर एक और महिला नेता को लेकर। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिवसेना से महापौर यानी कि पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के बारे में, जो यहां पर ठाकरे परिवार के बेहद करीबी मानी जाती हैं। हमने अक्सर देखा है कि वह कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हुई देखी गई हैं और ठाकरे परिवार के काफी करीब भी हैं। रश्मि ठाकरे के साथ वह कई बार देखी गई हैं। रश्मि ठाकरे जिन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका उन्होंने हमेशा निभाई है। पार्टी की कमान को भी वह संभालती हुई नजर आई। इस वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन बात यहां पर किशोरी पेडनेकर को लेकर की जाए तो किशोरी पेडनेकर का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। बात यहां पर करेंगे दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए यहां पर किशोरी पेडनेकर को आगे किया जा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ने यही दावा किया कि हम मुख्यमंत्री पद उन्हें दे देते, लेकिन बगावत तो नहीं करते। तो क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं किशोरी पेडनेकर को वह इस पद पर यहाँ पर देखना चाहेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, यहाँ पर अगर बात किशोरी पेडनेकर की आ रही है तो वे शिवसेना के तौर पर नेता के तौर पर जानी जाती हैं। जैसा कि हम बार बार अपने लाइव सेशन में भी यही बात उठा रहे हैं कि इस बार जो यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा महाविकास अघाड़ी की तरफ से रहेगा। अगर महाविकास अघाड़ी सरकार रहती है तो वैसे शरद पवार ने हालिया जो बयान दिया उसमें साफ कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी आगे भी चलेगी और सरकार आगे बनती नजर आएगी हमारी। लेकिन सवाल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर आ रहा है, तो इस बार मुख्यमंत्री चेहरा एनसीपी से भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में जो ये बात कही थी कि महाराष्ट्र का जो नया मुख्यमंत्री होगा या होगी वो महाविकास अघाड़ी सरकार से ही होगा। पहले उनके सुर ऐसे थे कि शिवसेना से ही होगा, लेकिन अब उनके सुर बदल चुके, वो महाविकास अघाड़ी की चर्चा कर रहे हैं। किशोरी पेडनेकर की बात करें तो उम्र का तकाजा भी देखा जाता है और उसके लिहाज से मेयर पद को लेकर चर्चाएं रहती है। तो सबसे पहली चुनौती 2024 में तो ये आएगी, लेकिन 2023 में उनके बीएमसी पदों को लेकर यहाँ पर चुनौतियाँ होंगी। तो किशोरी पेडनेकर के लिए वहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियाँ तैयार रहेंगी। बात मुख्यमंत्री चेहरे की आ रही तो इस बार हो सकता है एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा आगे आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास इतना समर्थन रहा नहीं। उद्धव ठाकरे बेबस है सिर्फ गठबंधन बनाए रखने के लिए, तो वो यहाँ पर शरद पवार के आगे झुकते नजर आ सकते हैं, उनके आगे हार मानते नजर आ सकते हैं और सीएम चेहरा जो है वो इस बार एनसीपी या कांग्रेस में। दीपक, यहाँ पर रश्मि ठाकरे जो काफी ज्यादा मायने रखती हैं, बेशक उन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा, बेशक राजनीति में वह एक्टिव नहीं है, क्या उनकी बात मानती हुई यहाँ पर किशोरी पेडनेकर शायद आगे आ सकती हैं और यहाँ पर किशोरी पेडनेकर क्या अहम भूमिका निभाने में कामयाब हो सकती हैं, जिस तरीके से वह बयान देती हुई नजर आती है शिंदे गुट पर और साथ ही साथ बीजेपी पर भी?
यहाँ पर रश्मि ठाकरे और किशोरी पेडनेकर की बात करें तो दोनों ही नाम चर्चाओं में है। अच्छी बात है क्योंकि महिलाओं के तौर पर ये नाम महाराष्ट्र जैसी सियासत में पहली बार सामने आ रहा है। अगर शरद की बात करें, फडणवीस आए यहाँ पर, फडणवीस के बाद यहाँ पर उद्धव आए, फिर शिंदे आए, तो महिला को कोई आगे नहीं कर रहा। अभी कैबिनेट भी देख ले, जो कैबिनेट बना हुआ 20 मंत्रियों का, उसमें भी महिलाओं का नाम नहीं है। तो ये आवाज़ उठा सकती हैं और ये देखना होगा कितने परसेंटेज ऑफ वोट मार्जिन का जो महिलाओं के ऊपर निर्भर रहेगा, फिर उससे कितना फायदा मिल सकता है और कितनी महिलाओं के कहने पर पुरुष वोटर्स भी यहाँ पर आएंगे। इसीलिए किशोरी पेडनेकर का नाम चर्चाओं में है और अच्छी बात है क्योंकि बीजेपी के पास या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास या फिर एनसीपी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है महिला के तौर पर जिनको आगे वो कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है, अब देखा जाए तो यहाँ पर दिलचस्प बात ये होने वाली है, क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहाँ पर किशोरी पेडनेकर को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार कर पाएगा? ये बेहद बड़ा सवाल है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखना यही दिलचस्प होगा कि रश्मि ठाकरे किस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए क्या वाकई में आगे करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।